गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। आज फिर मारदा अग्रसेन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुशील स्वामी, ज्योग्राफी लेक्चरर, आपके लिए बीए बीएड फर्स्ट ईयर के लिए जो हम मानव भूगोल जो इसका दूसरी बुक है, उस बुक में हम चल रहे थे। उसमें हमने जो है मानव से संबंधित अध्ययन हमने उसमें किया था। मानव के जो मानव भूगोल के सिद्धांत है उनके बारे में हमने पढ़ा था कि मानव भूगोल के सिद्धांत कौन कौन से हैं, जैसे क्रियाशीलता का सिद्धांत है, पार्थिव का सिद्धांत है या वातावरण समायोजन का सिद्धांत है। इन सिद्धांतों के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने मानव पर्यावरण के घटक के बारे में पढ़ा था कि भाई मानव और पर्यावरण जो है आपस में किस प्रकार से रिलेटेड रहते हैं। जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं पर्यावरण के जो घटक हैं, जैसे उन घटकों के द्वारा जो है मनुष्य परिवर्तित होता है या मनुष्य का स्वभाव परिवर्तित होता है, मनुष्य की आंतरिक क्रियाएं प्रभावित होती है। उनमें हमने देखा था कि जिस प्रकार से अवस्थिति है, उच्चावच है, अवस्थिति में हमने देखा ज्यामितीय अवस्थिति है, या हमने जो है समुद्री द्वीपीय स्थिति या प्रायद्वीपीय स्थिति है, इस प्रकार की स्थितियों का हमने अवस्थिति में अध्ययन किया था। इसी प्रकार से हमने उच्चावच के बारे में अध्ययन किया था कि भी मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं, पठारी क्षेत्र है, उच्च पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं, ये सारे उच्चावच के रूप में हमने देखे थे। उसके बाद में हमने देखा था कि भी जो वातावरण समायोजन का जो सिद्धांत है, वातावरण में अपने देखा था कि मनुष्य जो है कहीं पर भी जाता है तो उस वातावरण से अनुकूलित हो जाता है, चाहे वो आंतरिक अनुकूलन, चाहे उसका बाह्य अनुकूलन हो, चाहे सांस्कृतिक अनुकूलन, तो वो उस अनुकूलन से यानी कि एडजस्टमेंट कर लेता है और वहां पर जो है पर्यावरण के साथ अनुकूलित रहते हुए अपना जीवन यापन करता है। इसका उदाहरण हमने दिया था कि जिस प्रकार से अगर यानी कि जो उत्तरी क्षेत्र के जो लोग हैं, अगर दक्षिणी उत्तरी क्षेत्र के भारत में उत्तरी क्षेत्र के जो लोग हैं वो अगर दक्षिणी क्षेत्र में आ जाएं, दक्षिणी राज्यों में आ जाएं, तो वहां पर उनको जो है अनुकूलन भाषा के साथ भी अनुकूलन करना पड़ेगा और खान पान के साथ भी अनुकूलन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो है यानी कि सांस्कृतिक अनुकूलन भी उनको करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है अनुकूलन पर आधारित होती थी। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि भी मानव की जो जनजातियां हैं या मानव की जो प्रजातियां, उन प्रजातियों के बारे में हमने पढ़ा था कि प्रजातियां इस प्रकार से यानी कि अनेक ऐसे कारक हैं जिनके द्वारा प्रजातियां जो है निर्मित होती हैं और अनेक ऐसे यानी कि कारक हैं जो प्रजातियों को प्रभावित करते हैं या नई प्रजातियों का जन्म करते हैं। इसी प्रकार से हमने उसके बाद में पढ़ा था कि मानव की जो प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियां हैं, उन प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियों के बारे में हमने पढ़ा था। मानव की प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां, मानव की जो प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियां, उन गतिविधियों में हमने पढ़ा था कि जिस प्रकार से भोजन एकत्रीकरण है, मनुष्य भोजन एकत्रीकरण करता है, भोजन एकत्रीकरण, इसके बारे में हमने पढ़ा था। भोजन एकत्रीकरण के बारे में हमने पढ़ा था। दूसरा हमने आखेट के बारे में पढ़ा था कि आखेट किस प्रकार से शिकार करता है मनुष्य। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि जिस प्रकार से मनुष्य जो है पशुपालन करता है, पशुचारण जिसे अपने कह सकते हैं पशुचारण। पशुचारण में हमने पढ़ा था चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण, और हमने पढ़ा था व्यापारिक पशुपालन, व्यापारिक पशुपालन। उसके बाद में हमने पढ़ा था लकड़ी काटना है, लकड़ी काटना है। लकड़ी काटना मतलब जो शीतोष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहां पर जो है लकड़ी काट, आदिवासी जो लोग हैं वो लकड़ी काटने का कार्य करते हैं या लकड़ी के लट्ठे जो है काट कर जो है तैयार करके और निकटवर्ती क्षेत्रों में वो बेचते हैं, जिससे अपनी आर्थिक क्रियाएं संचालित करते हैं। तो अधिकतर लकड़ी काटना जो है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि भी जिस प्रकार से कृषि कार्य है, कृषि कार्य के बारे में हमने पढ़ा था कृषि कार्य। अब कृषि कार्य में हम यानी कि देखते हैं जो कृषि है, यानी ये कृषि एक महत्वपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो कृषि जो है महत्वपूर्ण अपने कह सकते हैं उद्यम है या महत्वपूर्ण जो है एक कार्य है जो यानी कि मनुष्य प्राचीन काल से या सनातन काल से करता आ रहा है। जब मनुष्य ने आदि मानव की स्थिति थी तो आदि मानव जब यानी कि उसको ज्ञान प्राप्त हुआ यानी कि खाद्यान्न या फसलों का, तो वो क्या करता था कि भी यानी कि जो क्षेत्र थे उस क्षेत्र के जो जंगल या वन थे उन जंगलों को जलाकर और वहां पर बीज बो देता था और उसके बाद में जो है
उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था और वो आखेट वगैरह अपना करता रहता था। जब वो पककर तैयार हो जाती तो उसको काट लेता और उससे जो है अपना यानी खाद्यान्न प्राप्त करता था। तो ये उसकी यानी कि आदि मानव की स्थिति उस समय होती थी। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि भी कृषि कार्य है या खनन का कार्य भी, यानी खनन भी जो है प्राथमिक आर्थिक आवश्यकता कहलाती है, मनुष्य की आर्थिक गतिविधि है, प्रारंभिक आर्थिक गतिविधि है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं मत्स्य पालन है, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन या मछली पकड़ना, यानी महत्वपूर्ण तटीय क्षेत्र के जो लोग हैं, यानी जहां पर समुद्र तटीय क्षेत्र है वहां जो निवास कर रहे हैं लोग, वो वहां के निवासी जो है अधिकतर मछली पालन करते हैं। अधिकतर यानी कि मछलियों का जो अपने कहते हैं मछलियां पकड़ते हैं, बड़े बड़े जाल रखते हैं और अपनी नाव रखते हैं और उससे जो है मछली पकड़कर जो है अपना यानी कि जीवन यापन करते हैं। और निकटवर्ती बाजारों में जो है मछली का वहां पर बाजार लगता है, उस बाजार में ये मछली को बेच के आते हैं और इससे जो है क्रय विक्रय के द्वारा जो है उनको आमदनी प्राप्त होती है और आर्थिक क्रिया संचालित होती है। तो मछली पालन भी जो है अपने ये मान सकते हैं कि मत्स्य पालन जो है महत्वपूर्ण, अपने कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण उद्योग है वर्तमान समय में, जो इनके तटवर्ती क्षेत्रों के लोग वर्तमान समय में कर रहे हैं। कुछ लोग जो है अपने ये कहते हैं कि इसे जो अपने उद्योग के रूप में भी संचालित कर रहे हैं, जिस प्रकार से इनके अपने कह सकते हैं जो झींगा मछली है, तो झींगा मछली का उत्पादन करके जो व्यक्ति जो है अत्यधिक यानी कि अपने कह सकते हैं अपनी आर्थिक क्रियाओं को संबल देने में लगे हुए हैं। तो अपने ये कह सकते हैं कि ये जो प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियां हैं, इन गतिविधियों के द्वारा जो है मनुष्य को आर्थिक सहायता प्राप्त होती है और ये आर्थिक सहायता प्राप्त होने के कारण जो मनुष्य की प्रगति होती है। अब अपने जो हमने यानी कि विभिन्न व्यवसाय के बारे में भी हमने पढ़ा था कि व्यवसाय जो थे, व्यवसाय के बारे में हमने पढ़ा था। व्यवसाय जिस प्रकार से व्यवसाय में हमने पढ़ा था प्राथमिक क्रियाएं होती हैं, प्राथमिक क्रियाएं, प्राथमिक क्रियाओं के बारे में हमने पढ़ा था कि जो प्राथमिक क्रियाएं जैसे अपने कहते हैं आखेट है, मछली पालन है, या अपने कह सकते हैं पशुचारण है, भोजन एकत्रीकरण है, ये सारे जो क्रियाएं प्राथमिक क्रियाएं होती हैं, या कृषि करना प्राथमिक क्रियाएं होती है। द्वितीयक क्रियाओं के बारे में भी हमने अब हमने जो प्राथमिक क्रियाओं में जो श्रमिक लगे हुए होते हैं उन श्रमिक को हमने रेड कॉलर श्रमिक नाम दिया था। कौन सा नाम दिया था? रेड कॉलर श्रमिक, रेड कॉलर श्रमिक, रेड कॉलर जो है जिनके अपने कह सकते हैं रेड कॉलर श्रमिक इनको नाम दिया गया था। उसके बाद में हमने द्वितीयक क्रियाओं के बारे में पढ़ा था कि भी प्राथमिक क्रियाओं से जो उत्पादन प्राप्त होता है उस उत्पादन के द्वारा यानी उसको जो परिसंस्कृत करके जो है अपने यानी कि नई चीजें जो बनाते हैं वो द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल होते हैं। और इन द्वितीयक क्रियाओं में जो व्यक्ति संलग्न रहता है उसे अपने जो है ब्लू कॉलर श्रमिक के रूप में अपने उसको जानते हैं, ब्लू कॉलर के रूप में। तो अपने इस प्रकार से जो है यानी कि द्वितीयक क्रियाओं के बाद में हमने तृतीयक क्रियाओं के बारे में पढ़ा था कि तृतीयक क्रियाएं किस प्रकार की होती हैं। तो उन तृतीयक क्रियाओं के बारे में भी हमने पढ़ा था। ये तृतीयक क्रियाएं अधिकतर अगर देखी जाए तो इन तृतीयक क्रियाओं में जो है जो प्रशासन के जो लोग हैं, अधिकतर जो है प्रशासनिक जो क्षेत्र है इस अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये जो है तृतीयक क्रियाएं कहलाती हैं। ये तृतीयक क्रियाएं जो है इनमें जो मजदूर लगे हुए होते हैं या जो कार्य कर रहे होते हैं उनको जो है अपने अधिकतर जो है पिंक कॉलर कहा जाता है। पिंक कॉलर हमने ये पढ़ा था कि भी पिंक कॉलर इनको अपने कहेंगे। इसके बाद में हमने जो है जिस प्रकार से चतुर्थक क्रियाओं की बात हम करें, चतुर्थक क्रियाएं, अब चतुर्थक जो क्रियाएं होती हैं, चतुर्थक जो क्रियाएं होती हैं वो हमने ये पढ़ा था कि भी यानी कि नौकरशाही जो है, नौकरशाही या अपने ये कह सकते हैं कि अधिकतर जो है प्रशासन से संबंधित प्रक्रियाएं, प्रशासन से संबंधित प्रक्रियाएं जो है ये चीजें जो होती हैं ये चतुर्थक क्रियाओं में होती हैं और इनको जो है अपने श्वेत कॉलर श्रमिक कहा जाता है, व्हाइट कॉलर, श्वेत कॉलर इनको जो है अपने कहा जाता है। इसी प्रकार से पंचम जो क्रियाएं हैं, पंचम क्रियाएं, पंचम क्रियाओं के अंतर्गत तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो है शोध कार्यों में लगे हुए व्यक्ति या अपने कह सकते हैं वैज्ञानिक, बड़े वैज्ञानिक, या अपने कह सकते हैं कि रक्षा विशेषज्ञ, या अपने कह सकते हैं कि भी जो यानी कि गवर्नमेंट जो सरकारी और प्राइवेट क्षेत्रों में भी जो है निजी राय देने वाले इनके बड़े अधिकारी, उच्च पदस्थ जो अधिकारी होते हैं उनको यानी कि इस अपने
पंचम क्रियाओं के अंतर्गत शामिल करते हैं। पंचम क्रियाओं में लगे मजदूरों को या यानी कि जो भी व्यक्ति है उनको अपने जो है गोल्ड कॉलर यानी कि या स्वर्ण कॉलर जो है श्रमिक उनको अपने कहते हैं स्वर्ण कॉलर, स्वर्ण कॉलर के नाम से इनको अपने जानते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये यानी कि अपने कह सकते हैं व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है और इसी व्यवसाय में जो है प्राथमिक क्रियाएं आती हैं। इसी व्यवसाय के अंदर प्राथमिक क्रियाएं आती हैं जिनमें भोजन एकत्रीकरण है, आखेट है, पशु चारण है, लकड़ी काटना है, कृषि कार्य है, खनन करना है या मत्स्य पालन है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी कि भी इस प्रकार से जो है ये प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां होती है मनुष्य की जिनके द्वारा वो यानी कि अर्थ प्राप्त करता है और उस अर्थ का उपयोग जो है अपने यानी कि जीवनी यापन में करता है। तो ये सारी चीजें जो होती है ये सारे यानी कि कार्य जो होते हैं ये कार्य प्राथमिक कार्य कहलाते हैं। मनुष्य के प्राथमिक कार्य इनको अपने कह सकते हैं, प्राथमिक कार्य इनको कहा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये सभी प्राथमिक कार्य जो है मनुष्य के द्वारा विभिन्न गतिविधियों के द्वारा किए जाते हैं। इसी प्रकार से हमने पढ़ा था अभी जो यानी कि पशुचारण है, तो पशुचारण में हमने देखा था कि चलवासी पशुचारण भी पाया जाता है और व्यापारिक पशुपालन भी पाया जाता है। चलवासी में हमने पढ़ा था कि भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है मनुष्य इनके पशुओं को लेकर जो है जाता रहता है या घुमंतु रूप से वो यानी कि घूमता रहता है। जिस प्रकार से अगर जहां उनको इनके उच्च अनुकूल दशा मिलती है, अनुकूल दशाएं मिलती है, अनुकूल दशाओं से मतलब ये है कि जिस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि जहां अब जैसे शीतकाल के समय जो है हिमपात होता है, तो हिमपात होने के कारण या वहां पर जो है यानी कि बर्फ गिरने के कारण वहां घास क्षेत्र ढक जाते हैं, घास क्षेत्र बिल्कुल ही वहां पर खत्म हो जाते हैं और वो जो है अपने पशुओं को लेकर नीचे तलहटी वाले क्षेत्र में आ जाते हैं और वहां पर जो है अपने पशुओं को चराते हैं। इसी प्रकार से यानी कि इस जब अपने ग्रीष्म काल की स्थिति उत्पन्न होती है तो ग्रीष्म काल में ये लोग जो है अपने पशुओं को लेकर उच्च पर्वतीय क्षेत्रों पर चले जाते हैं और वहां पर जो है अपने पशुओं को चराते हैं, क्योंकि यानी कि जैसे ही ग्रीष्म काल शुरू होता है तो छोटी छोटी घास जो है वहां पर यानी कि बर्फ के हटने के बाद में वहां पर घास उग जाती है और उस घास में जो है अपने पशुओं को चराते हैं। तो इस प्रकार से ये जो स्थितियां होती है यानी कि इसे अपने ऋतु प्रवास भी कह सकते हैं। ऋतु प्रवास इसको अपने कहा जा सकता है कि जैसे ही ऋतु परिवर्तित होती है वैसे वैसे ये भी जो है प्रवास कर जाते हैं। इसी प्रकार से हमने यानी अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिस प्रकार से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है तो वहां पर अनेक मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं, जैसे सवाना है, पंपाज है, क्वींसलैंड है या डाउन्स है। ये सारे जो होते हैं, स्टेपीज है, ये सारे जो है अपने ये कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों में जो है यानी कि घास क्षेत्रों में ये लोग जो है अपने पशुओं को चराते हैं और इनसे जो भी यानी कि सामग्री प्राप्त होती है, इनसे जो भी सामग्री प्राप्त होती है उस सामग्री का उपयोग ये विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। या अपने कह सकते हैं पश्चिमी एशिया के मरुस्थलीय शुष्क और शुष्क प्रदेश है या एशिया के मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र के अपने कह सकते हैं, यूरेशिया की टुंड्रा जलवायु वाले प्रदेश कह सकते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग जिसमें तंजानिया, युगांडा इत्यादि के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इसी प्रकार का पशुपालन पाया जाता है। और दूसरा हमने पढ़ा था व्यापारिक पशुपालन। व्यापारिक पशुपालन में अपने कह सकते हैं व्यापार के लिए किया जाता है भी, अपने ये कह सकते हैं बहुत बड़े रेंच या फार्म जो होते हैं, रेंच या फार्म जो है स्थापित किए जाते हैं जहां पर ये जनजातियां अपने या अपने कह सकते हैं आदिम जनजातियां जो है यहाँ पर पहले जो है अपने स्वतंत्र रूप से ये यानी कि घुमंतु पशुचारण करते थे, लेकिन अब वर्तमान समय में ये लोग जो है एक यानी कि बाड़े के अंदर इनको रखा जाता है और वहां पर ये जो है उन पशुओं की देखभाल करते हैं, उन पशुओं को जो है रखरखाव किया जाता है और वहां पर जो भी सामग्री प्राप्त होती है वहीं उसे जो है डिब्बा बंद करके और निर्यात के लिए भेज दी जाती है। तो इस प्रकार से व्यापारिक पशुपालन बहुत बड़े क्षेत्र में किया जाता है। अधिकतर संयुक्त राज्य अमेरिका या यूरोप या अपने कह सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन, इन क्षेत्रों में जो है अधिकतर इस प्रकार के अपने कहा जा सकता है व्यापारिक पशुपालन किया जा रहा है। स्कैंडिनेवियाई देशों में भी व्यापारिक पशुपालन किया जा रहा है। ग्रीनलैंड या अपने कह सकते हैं जो नॉर्वे है, स्वीडन है, इन क्षेत्रों में जो है अधिकतर इस प्रकार के जो है अपने कहा जा सकता है कि भी व्यापारिक पशुपालन की क्रिया की जाती है। उसके बाद हम देखते हैं भी कृषि के बारे में हम अध्ययन करें। कृषि, मनुष्य जो है प्रारंभ से ही कृषि कार्य में लगा हुआ है। जब से मनुष्य ने जो है अपने ये कह सकते हैं कि भी आदि मानव की स्थिति के बाद में उसने जो है फसलों के बारे में जाना है या आपने कह सकते हैं कि भी फसल उत्पादन के बारे में उसने जाना है, तो उसके बाद में उसने जो है कृषि कार्य करना प्रारंभ किया था। और ये कृषि जो है मनुष्य जो है
प्रमुख इनके मनुष्य की प्रमुख प्राथमिक क्रिया के रूप में इसको जाना जाता है। अपने ये मानते हैं कि कृषि कार्य जो है प्रमुख आर्थिक क्रिया है मनुष्य की, और सनातन काल से मनुष्य जो है इस कृषि कार्य को करता आ रहा है। अपने ये भी कहा जा सकता है कि भी ये जो प्राथमिक क्रिया है लगभग अपने ये कह सकते हैं 10,000 वर्ष पूर्व मनुष्य ने कृषि कार्य करना आरंभ किया था। इनकी इसकी ये इतनी पुरानी है कि 10,000 वर्ष इसको करते हुए हो गए मनुष्य को। और इसी प्रकार से अगर कहा जाए तो अपने ये कह सकते हैं कि मनुष्य ने जो है जो अनुपयोगी जो यानी कि पेड़ पौधे थे उनको जो है उखाड़ फेंक दिया, बाहर कर दिया यानी कि प्रकृति से, और जो उसके उपयोगी पौधे थे उनको जो है फसलों के रूप में उसने अपना जो है स्टार्ट कर दिया, या अपना जो है उससे इनके उपयोग में लेना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से उसके बाद में औद्योगिक क्रांति हुई तो औद्योगिक क्रांति तक इस प्रकार की प्रक्रिया जारी रही थी। अब अपने ये कह सकते हैं कि भी भिन्नता इनमें जो है अगर देखा जाए तो अनेक ऐसी इस प्रकार के क्षेत्रों के अनुसार जो है कृषि की जाती है। जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं प्रारंभ में जब कृषि की जाती थी तो वो एक आदिम कृषि होती थी, आदिम कृषि। आदिम कृषि, आदिम कृषि में अपने ये कह सकते हैं पुरानी कृषि प्रणाली या प्राचीन कृषि प्रणाली अपने इसे कहा जा सकता है, प्राचीन कृषि प्रणाली। अब प्राचीन जो कृषि प्रणाली होती है उसमें जो है परंपरागत औजार काम में लिए जाते हैं। परंपरागत औजार अपने कह सकते हैं कि परंपरागत औजार से मतलब जो लकड़ी के हल, कुदाली या ये जो सारे हैं यानी जो अपने कह सकते हैं आधुनिक उपकरण काम में नहीं आते थे उस समय, तो वो आदिम कृषि के रूप में उसको अपने जानते थे। तो जो भूमध्य रेखीय प्रदेश के जो उष्णाद्र क्षेत्र है तो वहां पर अधिकतर प्राचीन कृषि, वहां पर की जाने जो कृषि है उसको अधिकतर अपने जो आदिम कृषि के नाम से उसको जानते हैं। और आदिम कृषि में अपने ये कहा जा सकता है कि महत्वपूर्ण रूप से अगर उसको देखा जाए तो वो आदिम कृषि आज भी कुछ लोग जो हैं अपने मान सकते हैं कि आज भी कुछ लोग जो हैं इस प्रकार की आदिम कृषि कर रहे हैं। कहाँ पर? जहां यानी कि अधिकतर उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है या जहां अपने ये कह सकते हैं कि भी जो आदिम तरीके से जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहां पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो आदिम कृषि में भी हम देख सकते हैं कि दो प्रकार से जो है इसमें कृषि की जाती है, एक तो स्थानांतरित कृषि, एक तो स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि, और दूसरी होती है अपने ये कह सकते हैं कि भी प्रारंभिक स्थायी कृषि, जिसे अपने मान सकते हैं प्रारंभिक स्थायी कृषि, प्रारंभिक स्थायी कृषि, प्रारंभिक स्थायी कृषि। अब अपने जो है स्थानांतरित जो कृषि है या जिसे अपने स्थान परिवर्तन कह सकते हैं, स्थान परिवर्तन। अब स्थानांतरित कृषि जो है प्राचीन काल से की जा रही है। स्थान परिवर्तन से मतलब कि क्या करते हैं इस कृषि में जो आदिम लोग जो होते हैं या जो जनजातीय लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जंगल को जला देते हैं या जंगल को काट देते हैं, और उस जंगल को जलाने के पश्चात जो राख बचती है उस राख में ये जो है कृषि कार्य करते हैं। और जब धीरे धीरे यहाँ पर उत्पादन कम हो जाता है तो आगे वाले जंगल को जलाते हैं और फिर वहां पर कृषि करते हैं। तो इस प्रकार से स्थान परिवर्तन होता रहता है। तो ये कृषि जो होती है ये स्थान परिवर्तन वाली कृषि कहलाती है। और इस कृषि को जो लोग करते हैं वो आदिम जाति के लोग होते हैं या आदिम जाति, या अपने कह सकते हैं जनजातीय लोग जो होते हैं इस प्रकार के, यानी कि जो स्थानीय जनजातीय लोग हैं वो इस प्रकार की कृषि करते हैं। और इस प्रकार की कृषि में अधिकतर जो देखा जाए तो यानी कि पुराने या परंपरागत औजारों को काम में लिया जाता है। और ये इस प्रकार की कृषि करने के बाद में जो है उस क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं देते हैं। जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो उसको काटने के लिए जाते हैं, और अन्यथा वो अपना जो है आखेट करते हैं या शिकार वगैरह करके जो है या मछली पालन या मछली पकड़ते हैं, ये सारा कार्य वो करते रहते हैं। तो इस प्रकार की कृषि जो होती है वो स्थानांतरित कृषि कहलाती है। अब अगर अपने स्थानांतरित कृषि की अपनी बात करें तो उष्णकटिबंधीय जो सघन वनीय क्षेत्र हैं वहां पर अधिकतर इस प्रकार की कृषि की जाती है। और इस प्रकार की कृषि जो है वो यानी कि एक स्थान से जो एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर वही प्रक्रिया वहां पर अपनाई जाती है। इस कारण इसको जो है अपने स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। अब अपने कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है हर 2 या 3 साल में या 5 साल में जो है वो खेत बदलता रहता है, यानी कि आगे से आगे जो है जंगलों को काटता जाता है और इस कारण उसके खेत जो है बदलते जाते हैं। तो इस प्रकार की जो कृषि है वो अपने कह सकते हैं स्थानांतरित कृषि है। और स्थानांतरित कृषि को अपने एक और नाम से भी अपने जानते हैं
कि यानी कि जिस प्रकार से स्लेश एंड बर्न, स्लेश एंड बर्न, स्लेश एंड बर्न कृषि इसे अपने कह सकते हैं, स्लेश एंड बर्न। तो इस प्रकार की जो कृषि है अपने कह सकते हैं कि जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को यानी कि ये कहा जा सकता है काटो और जलाओ, यानी कि काटो और जलाओ की कृषि, यानी काट कर जो है वहां पर उसको जला देते हैं, और इस प्रकार की जो कृषि है वो काटो और जलाओ या स्लेश एंड बर्न की कृषि कहा जाता है, जिसे अपनी स्थानांतरित कृषि कहते हैं। अब ये जो स्थानांतरित कृषि है, ये स्थानांतरित कृषि अलग अलग क्षेत्रों में, यानी कि अपने ये कहा जा सकता है कि अलग अलग जो क्षेत्र हैं या अलग अलग जो देश हैं उनमें अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। जिस प्रकार से अगर अपने कहें तो भारत के अंदर जो है इसे अपने झूम नाम से जाना जाता है, झूम कृषि से अपने कहेंगे, झूम कृषि। और इसी को अपने झूम कृषि को राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान जो है, दक्षिण राजस्थान में भी इस प्रकार की कृषि की जाती है, इसको अपने वालरा कृषि के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार से श्रीलंका के अंदर अगर इसे अपने बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका में जो है इसे चेना के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से मलेशिया की बात करें अपने, तो मलेशिया में इसे जो है लदांग के नाम से भी जाना जाता है, लदांग के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से अगर अपने यानी कि ब्राजील के अंदर बात करें, ब्राजील की कृषि के रूप में बात करें तो इसे रोका के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से अगर अपने बात करें फिलीपाइंस में इसे कैंगिन के नाम से जाना जाता है, फिलीपाइंस जो क्षेत्र है वहां कैंगिन के नाम से। या अपने बात करें रोडेशिया या मध्य अमेरिका या मैक्सिको की बात करें तो इसमें जो है इसे मिल्पा कृषि के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से वेनेजुएला में कोनुको के नाम से जाना जाता है, और जो कांगो और जायरे है वहां पर इसको मसोले के नाम से भी जाना जाता है। म्यांमार जो क्षेत्र है, यानी कि अगर देखा जाए एशिया के अंदर म्यांमार में जो है इसे अपने देखा जाए तो टोंग्या के नाम से इसको जाना जाता है, और इंडोनेशिया में इसे हुमा के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से सूडान में नगासो के नाम से, और मेडागास्कर में इसे टाबी के नाम से भी जाना जाता है। तो अपने ये कह सकते हैं कि स्थानांतरित जो कृषि होती है उस स्थानांतरित कृषि में जो है स्थान परिवर्तित होते रहते हैं, और स्थानीय नाम भी इनमें जो है इनके फसलों के स्थानीय नाम भी परिवर्तित होते जाते हैं। तो कहने का मतलब कि स्थानांतरित कृषि जो होती है उस स्थानांतरित कृषि में जो है स्थान परिवर्तित होते रहते हैं, या मनुष्य के जो अपने ये कह सकते हैं कि खेत परिवर्तित होते रहते हैं, खेत परिवर्तित होते रहते हैं, खेतों में परिवर्तन होता रहता है। 4 या 5 साल तक वो जो है वहां पर कृषि कार्य करते हैं, और उसके बाद में जो उनकी खेत परिवर्तित हो जाते हैं, आगे से आगे वो जंगलों को जलाते हैं या काटते हैं और वहां पर जो है इस प्रकार की कृषि कार्य करते हैं। उसके बाद में हम कह सकते हैं कि स्थानांतरित के बाद में प्रारंभिक स्थायी कृषि। अब धीरे धीरे जैसे जैसे यानी अपने ये कहते हैं कि भी मनुष्य ने विकास किया, उसके बाद में जैसे जैसे यानी क्षेत्र कम होते गए या जंगल कम होते गए, तो लोगों ने क्या किया कि स्थायी रूप से कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया। स्थायी रूप से, स्थायी रूप से मतलब कि उसी क्षेत्र में जो है वहां पर रहना स्टार्ट कर दिया, आपने अपने आवास भी बना लिए और वहां पर कृषि कार्य भी प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार की कृषि भी जो है यानी कि आदिम तरीके से की जाती थी। अब ये कह सकते हैं कि वहां पर जो है नवीनतम तकनीकों का उपयोग नहीं किया जाता था। तो इस प्रकार से जो उष्णकटिबंधीय जो भाग है वहां पर, या तटीय भागों में या वन्य क्षेत्रों में जहां पर वन्य पौधे बहुत कम पाए जाते हैं, वहां पर अधिकतर जो है इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसमें जो अपने ये कह सकते हैं कृषक एक स्थान पर स्थायी रहकर प्राचीन कृषि यंत्रों का उपयोग करके, यानी कि कहने का मतलब प्राचीन कृषि यंत्र जिस प्रकार से प्राचीन हल है, कुदाली है या फावड़ा है, इस प्रकार के जो है इनके उनका उपयोग वो करते हैं और उनके द्वारा जो है कृषि की जाती है। तो इस प्रकार की कृषि अधिकतर अपने कह सकते हैं कि प्रारंभिक स्थायी कृषि है, और वहां पर स्थायी निवास बनाकर भी वो रहता है। इसी प्रकार से खेतों में फसलों का वो उत्पादन करते हैं, और इस प्रकार की जो कृषि होती है वो एक परिवार के लिए जो है भरण पोषण कृषि के रूप में उसको अपने जान सकते हैं, भरण पोषण, या इस कृषि को अपने जीवन यापन कृषि भी कह सकते हैं, जीवन निर्वाह कृषि भी इसको कह सकते हैं, जीवन निर्वाह। कि भी इस कृषि में जो है सिर्फ मनुष्य का जीवन निर्वाह होता है, यानी ये कहने का मतलब मनुष्य की जो आर्थिक गतिविधियां हैं या मनुष्य की जो प्रारंभिक गतिविधियां हैं वो गतिविधियां इसके द्वारा संचालित की जा सकती है, संपादित की जा सकती है। तो अपने ये कह सकते हैं कि प्रारंभिक स्थायी कृषि में मनुष्य ने जो है अपने ये मान सकते हैं स्थायी निवास बनाकर वहां पर कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया था।
ये जो कृषक है आर्थिक, सामाजिक एवं तकनीकी दृष्टि से कमजोर होते हैं तथा उन्नत बीज, खाद, सिंचाई इत्यादि का उपयोग जो है फसलों के उत्पादन में नहीं करते हैं। ये लोग अपने लिए कुछ पशुओं को भी पालते हैं भाई, जिसके गोबर की खाद का उपयोग भी ये करते हैं। तो अपने ये कह सकते हैं कि भी इस प्रकार की जो कृषि है, ये कृषि अपने कहा जा सकता है कि प्रारंभिक स्थायी कृषि के रूप में इसको जानते हैं। इस प्रकार की कृषि में जो है अपने ये कह सकते हैं कि भी विभिन्न रूप से पशुपालन भी किया जाता है, कुछ यानी कि और कुछ मात्रा में यहाँ पर कृषि भी की जाती है। तो इसे अपने मिश्रित कृषि के रूप में भी इसे अपने जान सकते हैं कि भी मिश्रित रूप से जो है ये कृषि की जाती है। इसे जो है मिश्रित कृषि का नाम भी अपने दे सकते हैं, क्योंकि पशुपालन और कृषि दोनों कार्य इसमें साथ साथ किए जाते हैं। तो इसे जो है अपने मिश्रित कृषि के रूप में भी अपने जानते हैं। तो इस प्रकार की जो कृषि होती है वो प्रारंभिक स्थायी कृषि कहलाती है। अब जो प्रारंभिक स्थायी कृषि का जो अपने वितरण अगर देखें तो इसका वितरण अनेक क्षेत्रों में, जो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं वहां पर जो है इस प्रकार की कृषि की जाती है। जहां वातावरण कृषि के लिए अनुकूल होता है वहां पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। अब अपने कह सकते हैं कि कुछ यानी कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है या अपनी दक्षिणी अमेरिका के मध्यवर्ती भाग के क्षेत्र हैं, या अपने कह सकते हैं कि भी अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग है, इन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय जलवायु का विस्तार होने के कारण इस प्रकार की कृषि की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्रणाली में अधिकतर अपने कह सकते हैं कि भी विभिन्न प्रकार के जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, शकरकंद, आलू, इस प्रकार की कृषि जो है अधिकतर जो है यहाँ पर की जाती है। तो यहाँ पर अधिकतर अपने कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की कृषि अधिक की जाती है। जहां पर जिस प्रकार से अफ्रीका का क्षेत्र है कुछ, या आपने कह सकते हैं अपने दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में अधिकतर जो है इस प्रकार की कृषि की जाती है। ये कृषि अधिकतर अगर देखा जाए तो इनमें जो फसलों के रूप में अगर देखा जाए रतालू, केला, इस प्रकार के फल भी यहाँ पर यानी कि उपजाऊ क्षेत्र में किए जाते हैं। मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया में अपने ये अगर देखा जाए तो चावल, और दक्षिणी अमेरिका में मक्का तथा अफ्रीका में जो है ज्वार और बाजरे की खेती भी यहाँ पर की जाती है। तो इस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि भी ऐसे क्षेत्र जहां पर यानी कि इस प्रकार की कृषि के लिए जो अनुकूलित होते हैं वहां पर अधिकतर इस प्रकार की कृषि की जाती है। आदिम कृषि प्रणाली जो है उष्णकटिबंधीय वन्य क्षेत्रों में की जाती है, जहां वातावरण दशाएं प्रतिकूल होने पर भी, या अपने कह सकते हैं कि भी बहुत कम जनसंख्या वहां पर निवास करती है। इसलिए जो कृषक यानी कि उतनी ही कृषि अपने जो है ये कह सकते हैं कृषक जो होते हैं वो उतनी ही कृषि करते हैं जो उसके लिए भरण पोषण के लिए आवश्यक होती है, या अपने कह सकते हैं जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक होते हैं, वो उतनी ही कृषि वहां पर करते हैं। तो अपने ये कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो आदिम कृषि है वो आदिम कृषि अधिकतर जो है कि उन्हीं क्षेत्रों में की जाती है जहां पर उनके लिए वातावरण अनुकूल होता है, या अपने कह सकते हैं कि वातावरण के अनुसार जो है वहां पर कृषि की जाती है। अब ऐसे क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है उस कृषि में जो है सिंचाई के लिए जो है अपने वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है, और मनुष्य वो यानी कि वर्षा पर निर्भर रहकर जो है वहां पर अपना कृषि कार्य करता है, और कृषि कार्य के साथ साथ जो है पशुपालन भी करता है, और पशुपालन से जो यानी कि चीजें प्राप्त होती है, जो भी वस्तुएं प्राप्त होती है उन वस्तुओं का वो उपयोग करता है। इस प्रकार से यह कृषि प्रणाली अपने कह सकते हैं कि भी जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में अधिकतर जो है जहां पर अनुकूलित जलवायु इनके लिए पाई जाती है उस क्षेत्र में इस प्रकार की कृषि जो है मनुष्य करता है। तो अपने ये कह सकते हैं कि भी जो आदिम प्रकार की जो कृषि है उस कृषि को अपने मुख्य रूप से यानी कि प्राचीन कृषि के रूप में उसको अपने जानते हैं, और इस प्रकार की जो कृषि है वो मुख्य रूप से दो प्रकार से वर्तमान समय में की जाती है, एक तो स्थानांतरित कृषि और एक है प्रारंभिक स्थायी कृषि। तो ये सारी जो कृषि के जो प्रकार हैं ये प्रकार अधिकतर जीवन निर्वाह के लिए होते हैं मनुष्य के, इसलिए इस कृषि को जो है अपने जीवन निर्वाह कृषि भी कहा जाता है। इसमें जो है स्थानांतरित कृषि जो होती है जिसे अपने स्लैश एंड बर्न जो एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, तो इस प्रकार की कृषि जो होती है वो अपने ये मान सकते हैं कि जो लोग यानी कि तटीय क्षेत्रों में रहते हैं या जो लोग सघन वनीय क्षेत्रों में रहते हैं इस प्रकार की कृषि वो लोग करते हैं। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, बहुत बहुत आपका।